हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आइज फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 19 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स। आज हम डिस्कस करेंगे 5 एमसीक्यू में 4 एमसीक्यू मिलेंगे आपको बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। आज मैंने एक एमसीक्यू मॉडर्न हिस्ट्री का रखा है, इंडियन नेशनल स्ट्रगल फ्रीडम स्ट्रगल का रखा है। ठीक है, तो आप इन सारे क्वेश्चन को करिए, कमेंट सेक्शन में आप अपने स्कोर जरूर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। फाइनेंस कमीशन अभी द हिंदू न्यूज़पेपर में था, डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में भी आपने उसको देखा। फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280। अब ये दो तीन बार मैंने ले लिया है एमसीक्यू में, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्री सिक्योर के अंदर पहला बिल्कुल करेक्ट है। पहला करेक्ट है तो ऑप्शन बी एलिमिनेट कर देंगे। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। यूनियन और स्टेट के बीच में नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस कैसे बांटा जाएगा, इसी के लिए होता है। बिल्कुल सही बात है, सेकंड इज बिल्कुल करेक्ट। सेकंड जहां जहां है वो ठीक है। इसका चेयरमैन फाइनेंस कमीशन का एक फॉर्मर गवर्नर आरबीआई का होता है, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी पर्सन जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, चाहे वो आरबीआई का गवर्नर रहा हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर रहा हो, ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या बनते हैं, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बनते हैं। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। जहां जहां थर्ड दिख रहा है उसको हटाओ। तो आपने बी हटाया, डी हटाया, देख रहे हो। दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस एमसीक्यू। रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन आर बाइंडिंग। भले ही फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो फोर्थ भी रॉन्ग आंसर, ए 1 एंड 2। पॉज कर लो, पॉज करके जो पॉइंट्स नहीं पता है पक्का लिख लो, है ना, एग्जाम्स में आएंगे। मनी बिल के बारे में बताइए। मनी बिल भी काफी न्यूज में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी इस पे काफी जजमेंट दे रहा है। मैंने कुछ दिन पहले भी मनी बिल के ऊपर प्री सिक्योर में एमसीक्यू लिया, बट फिर से थोड़ा डिफरेंट एमसीक्यू। अ मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। अगर थोड़ा भी आपको मनी बिल के बारे में पता होगा तो ये सही है। ये सही है, तो एक ऑप्शन तो गया। मैं बड़ा खुश हुआ करता था ऐसे ही एग्जाम में एक ऑप्शन भी एलिमिनेट करके। द राज्यसभा कैन अमेंड अ मनी बिल बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। सुनो, अब कैन नॉट रिजेक्ट इट तो सही है फर्स्ट हाफ, लेकिन गलत है। कई बार हम ऐसे लाइन से पढ़ते हैं ना, तो कैन नॉट रिजेक्ट इट मार के सही मान लेते हैं, पहले वाला भूल जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हमेशा आप पेन लिए रहो। राज्यसभा कैन अमेंड, जहां लगे राज्यसभा कैन अमेंड वहीं काट दो, है ना। अब मनी बिल बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, यहाँ सही कर दिया, यहाँ काट दिया तुमने। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। जहां जहां सेकंड है काट दो, सीधे सीधे आंसर मिल गया ना 1 एंड 3। बट 1 और 3 आंसर मिल भी गया, देन ऑल्सो एग्जाम में भी या थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ोगे। इट्स नॉट लाइक मे बी आपका अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट सेकंड में थोड़ा गलत रहा हो, है ना। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू रीड द होल ऑप्शंस। सारे ऑप्शन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट गिव हिज एसेंट टू अ मनी बिल बिफोर इट बिकम्स अ लॉ। कोई भी बिल लॉ बनने के पहले प्रेसिडेंट का एसेंट तो चाहिए, थर्ड सही है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा सर्टिफाइज अ बिल एज मनी बिल, ये बिल्कुल सही है। आफ्टर रिसीविंग रिकमेंडेशन फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर का जरूरत नहीं है ना, कोई भी मिनिस्टर हो सकता है। तो फोर्थ क्या है, गलत हो जाता है। तो अगेन आंसर 1 एंड 3। पॉज करो, आंसर लिखो। मनी बिल आर्टिकल 110 में है। थर्ड क्वेश्चन, नीति आयोग के बारे में बताओ। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने वाला इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्या ये सही है? बिल्कुल, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियसली। इट वाज एस्टैब्लिश थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया गया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, ये बिल्कुल सही है। तो अब सेकंड जहां जहां है पहले तो उसको हटा दो, दो ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया हमारे पास, ए और डी बचा, है ना, ए और सी बचा, राइट। ए और सी में 1 3 तो दोनों में है। फोर्थ ऑप्शन के बारे में आते हैं। नीति आयोग रिप्लेसेस द प्लानिंग कमीशन एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन ऑफ एलोकेटिंग फंड टू स्टेट फॉर वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। नीति आयोग किसको रिप्लेस कर देता है, प्लानिंग कमीशन को, और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है एलोकेटिंग फंड्स टू स्टेट फॉर वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए क्या देता है नीति आयोग, फंड देता है। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट सही है, बट नीति आयोग कोई फंड वंड नहीं देता, प्लानिंग कमीशन दिया करता था। तो दूसरे पार्ट की वजह से ये गलत है, तो आंसर 1 एंड 3। ये पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फोर्थ वाला इनकरेक्ट होना, पॉज करके आप लिख लो। फोर्थ क्वेश्चन, ये मॉडर्न हिस्ट्री का है। देखो थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, आपको पता है कि नहीं पता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पांस ऑफ जालियांवाला बाग मैसेकर, बताओ पता है कि नहीं।
द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स गोल इन द लाहौर सेशन। बताओ कौन सा सही है कि नहीं। रॉलेट एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पांस टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बताओ कौन सा सही है। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लेड बाय महात्मा गांधी एंड रिजल्टेड इन द इमीडिएट डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। क्या इमीडिएट डिपार्चर हुआ था कि 1947 में आजाद हुए थे हम लोग? बोलो। तो अगर नहीं भी पता होगा तो देखो आप, अगर आपने ये सोच ही लिया होगा कि हिस्ट्री क्वेश्चन हम छोड़ देता है, छोड़ देते तो छोड़ देते, लेकिन जैसे ही आपने फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ा आपको पता चल गया कि दो, ये फोर्थ स्टेटमेंट तो गलत लग रहा है भाई, है ना, फोर्थ स्टेटमेंट गलत लग रहा है। तो कम से कम सी और डी तो नहीं होने के हैं, तो आंसर ए होगा या आंसर बी होगा। इसका आंसर क्या है? ए। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड वाला इनकरेक्ट है। रॉलेट एक्ट कब इन रिपील हुआ था? 1922 में। ये जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, है ना, राज सर आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री में ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, तो अभी टेंशन नहीं लेना, अगर नहीं आता है इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है और बार बार न्यूज में आता रहता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में भी मैंने प्री सिक्योर में क्वेश्चंस लिए हुए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा आपके नॉलेज चेक करता हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स ओनली द करंट अकाउंट। दो अकाउंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, एक करंट और एक कैपिटल। कैपिटल में बड़े बड़े अमाउंट आते हैं, लोन वगैरह आते हैं। करंट अकाउंट में डेली जो भी चीजें चल रही होती हैं वो आती है। दोनों अकाउंट आते हैं, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट इनकरेक्ट होते ही हमें आंसर मिल गया, ये तो काम ही खत्म हो गया। और बाकी भी पढ़ेंगे। सरप्लस इन द करेंट अकाउंट इंडिकेट्स द कंट्रीज एक्सपोर्टिंग मोर गुड्स। अगर ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे हम तो ज्यादा पैसा भी आएगा, ज्यादा पैसा आएगा तभी करंट अकाउंट में या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आएगा? सरप्लस आएगा। बिल्कुल सही बात है, इंपोर्ट कम करोगे तो पैसा कम देना पड़ेगा बाहर। सेकंड इज बिल्कुल करेक्ट। एफडीआई इज रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बिल्कुल सही है। एफडीआई कहाँ आएगा? एफडीआई आएगा कैपिटल अकाउंट में, मोटा पैसा आएगा कैपिटल अकाउंट में। बिल्कुल सही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड विद द सम ऑफ करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट इक्वलिंग जीरो। जीरो ऐसे नहीं हो रहा होता, ऊपर नीचे चल रहा होता है, तो आंसर क्या होगा? सेकंड एंड थर्ड। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट और इसका डिटेल में हम कब समझेंगे? जब इकोनॉमिक्स की क्लासेस करेंगे। आई होप क्वेश्चंस किस तरह के बनेंगे प्रीलिम्स में आपको समझ में आ रहा है। कुछ क्वेश्चन तो आप डेली कर ही पा रहे हो और डेली इस प्रोसेस का पार्ट बने हुए हो। ठीक है, तो कमेंट में अपना स्कोर लिखो। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन आपके लिए स्मार्ट स्पार्क स्कॉलरशिप टेस्ट करा रहा है, जिसका डेट अभी है संडे को 21 जुलाई को, है ना, 11 AM से 1 PM। आप सैटरडे तक इसका रजिस्ट्रेशन कर लेना, 3 4 5 बजे तक। ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले। ठीक, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।